Okay. Good afternoon. Namaskar. Mansi, do we have anyone? Can we see if anyone is there along with us to? People are joining shortly with us. Okay. So, नमस्कार. I am Dr. Alankar Ramteke. माझं नाव आहे अलंकार रामटेके. मी इथे नागपूरला एलेक्सिस हॉस्पिटलमध्ये ऑर्थोपेडिक सर्जन म्हणून काम करतो. आपण सगळ्यांना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. आप सबको अभी दिवाली खत्म नहीं हुई है. दिवाली के उपलक्ष्य पे आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां. और मैं इस अवसर पे आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कोरोना अभी भी है, खत्म नहीं हुआ है, कम हुआ है. हमको अभी भी एहतियात बरतना जरूरी है. तो मानसी, डू वी हैव सम ऑडियंस? Okay. So I would request all of you who have joined to ask questions. So just a second. Ajay, are you logged in? Ritu, are you logged in? So I can see 2 people already there. तो मेरी आपसे ऐसी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी सवाल पूछें और हमारे साथ इस प्रोग्राम में सहभागी हुए. तो हमने क्या किया है, हमने एक लिस्ट बनाई है कि लोगों के मन में क्या भ्रम है ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, और उसके अलावा नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में लोगों के मन में क्या भ्रम है, उसके बारे में हम कुछ सवाल लेंगे, उसके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे. और फिर एक्चुअली तथ्य क्या है, तो भ्रम क्या है, यानी मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट osteoarthritis and hip replacement surgery. So all of you are so what is the first myth? पहला भ्रम क्या है? मानसी पीनल, कैन यू प्लीज टेल मी? सर बेसिकली लोगों को ऐसा लगता है कि सांधों में जो ऑयल होता है वो खत्म होता है, इसका मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस है. राइट. तो सबसे पहला भ्रम है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब क्या. तो लोग आते हैं, उनको ये पता होता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब घुटने में का ऑयल खत्म हो गया, घुटने में का तेल खत्म हो गया. सो आई थिंक वी शुड हेलो गोरख, गुड टू सी यू. सो सॉरी, आई सेड हाई टू अ फ्रेंड ऑफ माइन जो मेरे साथ जुड़े. तो लोगों को ऐसा लगता है कि उनको ये बताया जाता है कि आपके घुटने में का तेल खत्म हो गया. एक्चुअली ऐसा नहीं है, इतना सिंपलिस्टिक नहीं है. ऐसी कुछ कंडीशंस होती है जिसमें जो जोड़ों का फ्लूइड है वो बढ़ जाता है. तो तेल खत्म होना मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है. ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब क्या है, मैं आपको एक थोड़ा संक्षेप में बता रहा हूं. हमारी हड्डियों के ऊपर एक रक्षा करने वाला कवच या परत होती है जिसको हम कहते हैं कार्टिलेज. तो उम्र के साथ साथ हमारे शरीर में जैसे बदलाव होता है ना, जैसे बाल सफेद होते, चश्मा लगता है, वैसे ही हमारे घुटनों के ऊपर या जोड़ों के अंदर जो रक्षा करने वाली परत होती है उसको हम कहते हैं कार्टिलेज. वो परत घिस जाती है. तो किसी भी कारण से अगर ये परत घिस जाती है तो उसे आर्थराइटिस कहते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं. तो ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब घुटनों के ऊपर जो प्रोटेक्टिव कार्टिलेज है उसको डैमेज होना. बहुत बार ये उम्र के साथ होता है. तो उम्र के साथ होने वाली क्षति को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं. कभी कभी दूसरे कारणों से भी ये जो गद्दा है यानी कार्टिलेज है वो घिस जाता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस नाम की बीमारी होती है. कभी कभी किसी किसी को चोट लगती है. कभी कभी किसी किसी के कूल्हे में वो जो कूल्हे का गोला होता है वो खराब हो जाता है, तो वो जो गोला है वो चपटा हो जाता है. तो ऐसे में जब ये चपटा गोला ये कप में घूमता है तो वो खुरदरी सतह की वजह से नुकसान करता है और गद्दी गिर जाती है. तो जो रक्षा करने वाली गद्दी है, ये कवच है या परत है जिसको हम कहते हैं कार्टिलेज, वो घिस जाता है, उसे हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी घुटनों का घिसाव. ओके, अगला सवाल. एक सवाल ऐसा सर, ऑस्टियोआर्थराइटिस के मेडिसिन लेके ठीक होता है? हाँ. तो दूसरा एक भ्रम है कि डॉक्टर साहब आप मुझे गोलियां दे दीजिए, दवाइयां दे दीजिए, मेरे घुटनों का घिसाव ठीक हो जाएगा. इसके बारे में थोड़ा सा हमको डिस्कशन करना चाहिए. तो हमारे शरीर में ऐसे कुछ अवयव हैं जहां पे अगर चोट लगती है ना तो फिर से वो उसका नुकसान की भरपाई हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी स्किन में खरोच आती है तो वो जख्म पूरा भर जाता है. जहां तक हड्डियों का सवाल है, हड्डियों में फ्रैक्चर होता है तो भी वो हड्डियां जुड़ जाती हैं. लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे आंख में चोट लग जाए तो आंख खराब हो जाए तो वापस नहीं बनती. फॉर एग्जाम्पल लिवर है, लिवर का बहुत सारा हिस्सा अगर खराब भी हो जाए तो भी वापस बनता है. उसमें रीजनरेशन कैपेसिटी होती है यानी पुनर्निर्माण क्षमता होती है.
लेकिन हमारी जो घुटनों की गद्दी है, जोड़ों की गद्दी है, जिसको हमने डिस्कस किया कार्टिलेज, वो कार्टिलेज में पुनर्निर्माण की क्षमता नहीं होती। एक बार ये कार्टिलेज घिस गया तो हमेशा के लिए घिस जाता है। ठीक है, तो जैसे कुछ बीमारियां होती है, फॉर एग्जाम्पल किसी को, एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे किसी को ट्यूबोक्लोसिस हुआ। ट्यूबोक्लोसिस एक टीबी के बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो टीबी के बैक्टीरिया को मारने की दवा अगर हम दे दें, तो ये दवा हमको, लंग्स में टीबी होता है तो 6 महीने लेना होता है, अगर जोड़ों में टीबी होता है तो 12 महीने से 18 महीने दवा लेना होता है। तो हमको टीबी की दवा ले जाए तो टीबी खत्म हो जाता है, फिर से दवा नहीं लेना पड़ता। जैसे कभी किसी को मलेरिया होता है तो मलेरिया को या बैक्टीरिया को मारने की दवा दी तो ये मलेरिया खत्म हो जाता है। लेकिन ये ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है, ये एक मैकेनिकल बीमारी, यानी रख रखाव की वजह से, कई साल तक इस्तेमाल करने की वजह से जो जोड़ों में घिसा होता है, जो अधिक उम्र में होता है। तो उम्र के साथ ये गद्दा घिस जाता है, तो जैसे मैंने बताया कि इसमें रीजनरेशन कैपेसिटी नहीं है। जैसे लिवर खराब होता है, कभी कभी पूरा लिवर बन जाता है ना, लेकिन ये अगर गद्दा घिस गया तो ये वापस नहीं बनता, इसमें पुनर्निर्माण की क्षमता नहीं होती। तो दवाइयों से हम जो नुकसान हो गया उसकी आपूर्ति नहीं कर सकते, किसी भी तरह घिसे हुए गद्दे को हम वापस नहीं बना सकते। अभी विज्ञान में थोड़ी प्रगति हो रही है, तो कभी कभी हम अगर फोकल डिफेक्ट, छोटा सा छेद है कहीं, तो फोकल डिफेक्ट कम कर सकते हैं। जैसे लैब में कार्टिलेज सेल्स ग्रो करके फिर से वहां पे इम्प्लांट करते हैं, उसको कुछ नाम है, जैसे साइंटिफिक नाम है ऑटोलोगस कॉन्ड्रोसाइट इम्प्लांटेशन वगैरह। तो कभी अगर छोटा सा डिफेक्ट है तो उसको हम वापस लैब में सेल्स ग्रो करके या दूसरी तरफ से कार्टिलेज लाके वहां पे इम्प्लांट करके उसकी जो क्षति है उसको भर सकते हैं। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, पूरा गद्दा घिस जाता है उम्र के हिसाब से। अभी इतने ज्यादा मात्रा में जो नुकसान है, इसकी भरपाई दवाइयों से या ऑपरेशन से नहीं हो सकती। जब बहुत ज्यादा मात्रा में जोड़ घिस जाता है तो इसके लिए ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी हमको जोड़ बचाने का ऑपरेशन करना पड़ता है, जब बहुत अधिक उम्र होती है तो हम जोड़ बदलने का ऑपरेशन भी कर सकते हैं। तो अगर आपके मन में ऐसा भ्रम है कि डॉक्टर साहब आप गोलियां दे दीजिए, मेरा जो घुटना घिसा हुआ नॉर्मल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। दर्द की दवाइयां देकर हम आपका दर्द कम कर सकते हैं, दैनिक जीवन की गतिविधियां करने में आप समर्थ हो, इतना आपको आराम पहुंचा सकते हैं। लेकिन दवाइयां लेके ऑस्टियोआर्थराइटिस पूरी तरह ठीक नहीं होता। वजन कम करके, पैदल चल के, व्यायाम करके आपको आराम बहुत हो सकता है। ठीक है पिनल, और अगला सवाल क्या है? सर, जैसे रोज की कुछ एक्टिविटीज होती है, खड़े रह के पानी पीना, बाइक का यूज करना या पैदल चलना, या डॉक्टर ने बोला है कि ज्यादा चलो मत, उससे आपके घुटने खराब हो जाएंगे। यस, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ये बहुत कॉमन यानी सामान्य तरह से पूछने वाला भ्रम है, डॉक्टर साहब मैं क्या खड़े रह के पानी पीऊंगा या पीऊंगी तो मेरे घुटने घिस जाएंगे। या दूसरा सवाल होता है कि क्या मैं टाइल्स पे चलने से मेरे घुटने घिस गए। तो ये सब जानकारियां कहां से मिल रही है, इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। मैं पिछले 15-20 साल से घुटनों का अभ्यास कर रहा हूं, लेकिन ऐसे किसी भी वैज्ञानिक किताब में ऐसा नहीं जानकारी कि आप खड़े रह के पानी पिएंगे तो घुटने गिर जाएंगे, या टाइल्स पे चलने से। ये जानकारी कहां से आ रही पता नहीं। हमको एक समाज में जागृति निर्माण करना है, जिसमें जानकारी लोगों तक पहुंचे कि जिन कारणों से घुटना घिसता है उसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। जैसे अधिक वजन होने से घुटना घिसता है, जैसे उम्र अधिक बढ़ने से घुटना घिसता है, यदि किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस नाम की बीमारी, जो एक आनुवांशिक बात होता है, जो स्त्रियों में ज्यादा होता है, पुरुषों में कम होता है, 4 स्त्रियों में तो 1 पुरुष में होता है, उन सब बीमारियों में घुटना घिसता है, उसे ऑस्टियोआर्थराइटिस उससे होता है। तो इन बारे में हमको जागरूकता फैलानी है, और जो गलत भ्रम हमारे अंदर है, जैसे पानी पीने का, इससे कोई संबंध नहीं। दूसरा सवाल लोग पूछते हैं, बहुत कॉमनली पूछते हैं कि डॉक्टर साहब पैदल चलूंगा तो घुटने तो नहीं घिस जाएंगे। तो ये बिल्कुल ही आज मैं चाहता हूं कि आपको इसके तथ्य बताऊं। पैदल चलना हम सबके लिए, किसी भी उम्र के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम है। इससे अच्छे अच्छे और भी व्यायाम है, लेकिन जिनको घुटनों की समस्या है उनके लिए पैदल चलना एक बहुत ही अच्छा व्यायाम है, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो वेलकम डॉक्टर राजेश, मेरे एक मित्र डॉक्टर राजेश भी ऑनलाइन है। वेलकम डॉक्टर साहब। तो पैदल चलना हमारे लिए बहुत अच्छा व्यायाम है। इसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको कंपनी नहीं चाहिए। अगर आपके घर वाले आपके साथ, आपके हस्बैंड या वाइफ आपके साथ पैदल चलने तैयार है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप अकेले चल सकते हैं, एकला चलो रे। या अगर आपके पास कोई महंगे इक्विपमेंट नहीं है, जिम में जाने की जरूरत नहीं, आप घर के बाहर किसी स्कूल के आंगन में, स्कूल के गार्डन में, स्कूल के ग्राउंड पे, घर के आंगन के आसपास चल सकते हैं, पैदल रास्ते पे चल सकते हैं। तो पैदल चलने के लिए आपको किसी उपकरण की, किसी महंगी सहायता की, कंपनी की कोई पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं। पैदल चलना बहुत ही अच्छा व्यायाम है, तो पैदल चलिए। आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, जितना पैदल चलेंगे उतना आपके घुटनों के लिए अच्छा है। कई बार हम मीटिंग्स में जाते हैं और कई बार हम ये लोगों को ये बताते हैं कि मैंने अक्सर देखा है, जो लोग बहुत ज्यादा पैदल चलते हैं वो बहुत दीर्घायुषी होते हैं। एक तो दुबले रहते हैं, उनके व्यायाम होते हैं,
और उनको बीपी, शुगर, हार्ट आदि बीमारियां नहीं होती और होती भी तो कंट्रोल में रहती है। जैसे मेरे कार्डियोलॉजिस्ट जो मित्र हैं या डायबिटीज का इलाज करने डॉक्टर जो है उनसे, वो मेरी इस राय से सहमत होंगे। पैदल चलना हमारे घुटनों के लिए ही अच्छा नहीं है, बल्कि ज्यादा पैदल चलने से आपका हार्ट भी अच्छा रहेगा, बीपी भी कंट्रोल में रहेगा और शुगर भी आपका कंट्रोल रहेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी बर्न हो रही है। तो पैदल चलना आपके लिए बहुत अच्छा व्यायाम है। अगर आपको घुटनों की तकलीफ नहीं है तो पैदल चलिए, फ्यूचर में भी नहीं होगा। अगर आपको घुटनों की तकलीफ भी है, अगर आपको डॉक्टर ने ऑपरेशन भी बताया है, तो भी आप पैदल चलिए। अगर आपको थोड़ा बहुत दर्द होता है तो भी पैदल चलिए। पैदल चलना बहुत अच्छा व्यायाम है, पैदल चलने के दुष्परिणाम नहीं है। ठीक है, घुटनों के लिए कौन से व्यायाम अच्छे है? वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग मैं रिकमेंड करता हूँ। दौड़ना एक बहुत अच्छा व्यायाम, बहुत लोग को शौक है, लेकिन अगर आपको घुटनों की तकलीफ है तो ज्यादा दौड़ने से शायद आपका नुकसान बढ़ सकता है। पैदल चलने के कोई नुकसान नहीं है। फिर दूसरी एक लोगों के मन में भ्रम होता है, डॉक्टर साहब हम पालथी मार के बैठेंगे तो हमारे घुटने घिस जाएंगे। डॉक्टर साहब हम भारतीय पद्धति के शौचालय में बैठेंगे तो हमारे घुटने घिस जाएंगे, हमको ऐसी सलाह मिले कहीं से। तो आज इस माध्यम से इसके बारे में चर्चा होना जरूरी है। हमने देखा है इतने साल के अनुभव में, किताबों से हमने जो पाया है, रिसर्च से हमको जो पढ़ने में आया, पालथी मार के बैठने से घुटने घिसते हैं या भारतीय पद्धति के शौचालय में बैठने से घुटने घिसते हैं, ऐसा वैज्ञानिक कोई भी प्रमाण हमारे पास नहीं है। ऐसे मैं उदाहरण हमेशा देता हूं, मेरे कुछ मित्र साथ में बैठे हुए उनको भी बताता हूं कि एक जैसे प्रगत राष्ट्र है, फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या इंग्लैंड या यूरोप, ये सब देश, जैसे भारतीय और पूर्वी देशों में पालथी मार के बैठना और इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल करना है भारतीय पद्धति, वैसे हमारे दैनिक जीवन की गतिविधि में वैसी आवश्यकता होती है। लेकिन विदेशों में तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती है। अमेरिका में मैं पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि वहां पे पालथी मार के कोई नहीं बैठता, वहां पे इंडियन टॉयलेट में कोई नहीं बैठता, वहां पे सब वेस्टर्न टॉयलेट है। फिर भी उनके हमारे अनुपात में बहुत ज्यादा घुटने घिसते हैं, वहां पे हमसे ज्यादा घुटनों के ऑपरेशन होते हैं। तो इसका ये सीधा सीधा मतलब है कि पालथी मार के बैठने से घुटने जल्दी नहीं घिस रहे, क्योंकि अमेरिका में तो कोई पालथी मार के नहीं बैठता, यूरोप में तो कोई पालथी मार के नहीं बैठता, या भारतीय पद्धति की शौचालय का इस्तेमाल नहीं करते, फिर भी उनके घुटने घिस रहे हैं। इसका मतलब है कि जो हमको ये भ्रम फैलाया गया है कि पालथी मार के बैठोगे तो घुटने घिस जाएंगे, ये शायद सही नहीं है। भारतीय पद्धति के टॉयलेट में बैठोगे तो शायद तो घुटने घिस जाएंगे, सही नहीं है। बल्कि इसका एक फायदा है, जब आप पालथी मार के लगातार बैठते हैं ना, तो हमारे घुटने को मोड़ने के लिए 150 का मोड़ आता है, घुटना ज्यादा मुड़ता है। तो हमने देखा है कि भारत में लोगों को डैमेज बहुत ज्यादा होता है घुटनों का, फिर भी बहुत अधिक समय तक उनका घुटना बहुत ज्यादा मुड़ता है। विदेशों में जब घुटना मुड़ता है ना तो उनके पांव जाम होते हैं, 90-100 डिग्री तक मुड़ते हैं, लेकिन हमारे देश में घुटना पूरा घिसा होता है, पांव पूरे तिरछे होते हैं, फिर भी उनका घुटना 120, 130, 140 डिग्री तक मुड़ता है। इसके पीछे हमारे जीवन शैली का फायदा है। हम पालथी मार के बैठते हैं, भारतीय पद्धति की शौचालय का इस्तेमाल करते हैं, इससे हमारे घुटने में बहुत अच्छा मोड़ रहता है। एक सलाह यह रहेगी कि जो गतिविधियां करने में आपको तकलीफ होती है वो गतिविधियां डेफिनेटली मत करिए। लेकिन ये अगर आपके मन में भ्रम है कि पालथी मार के बैठूंगा या बैठूंगी तो घुटने घिस जाएंगे, ये गलत है। पालथी मार के बैठने से घुटने नहीं घिसते। इसके अलावा और एक सच्चाई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने एक रिसर्च किया और वो हमारा रिसर्च प्रकाशन यानी शोध प्रबंध हमने पब्लिश भी किया। उसमें हमने देखा है कि यदि आपको पालथी मार के बैठने में दर्द होता है और आपके घुटने में घिसा है, तो आपके घुटनों के अंदर के जोड़ में ज्यादा डैमेज यानी एडवांस डैमेज या ग्रेड 4 डैमेज होने की संभावना जो है सामान्य व्यक्ति से 20 गुना अधिक बढ़ जाती है। वैसे ही अगर आपको भारतीय पद्धति के शौचालय की जो पोजीशन है उसमें बैठने में दर्द होता है या जमीन पे बैठने में दर्द होता है, तो आपका घुटना घिस गया है इसकी संभावना 6 गुना अधिक होती है। तो मतलब अगर दर्द होता है इसका मतलब आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, लेकिन ये मतलब नहीं कि पालथी मार के बैठेंगे तो घुटना घिस जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है पीनल हमने थोड़ा जवाब दे दिया, लोगों को समझ आ जाएगा, है ना। अगला भ्रम पूछेंगे। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि मेरा वजन चाहे कितना भी हो लेकिन मेरे घुटनों में दर्द नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं कि जो रिसर्च पेपर का मैंने अभी जिक्र किया उसमें हमने देखा कि जिनको वजन अधिक होता है शरीर का उनको दर्द ज्यादा होता है, भले उनको डैमेज कम हो एक्सरे में, लेकिन दर्द उनको अधिक होता है। तो मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है। मोटे लोगों के घुटने जल्दी घिस जाते हैं, उनको ज्यादा समय होता है, तो उनको ज्यादा डैमेज होता है और जल्दी और उनका नुकसान ज्यादा हो जाता है। तो मोटे लोगों को ये करना चाहिए कि अगर आप 10% वजन भी कम करते हैं तो भी आपका घुटने का दर्द कम हो जाता है। इतना कम हो जाता है कि आपको शायद और कोई ट्रीटमेंट लेने की जरूरत ना पड़े। तो वजन कम करना आपके ट्रीटमेंट का एक बहुत जरूरी हिस्सा होना चाहिए। कई लोग हमारे पास आते हैं, उनका वजन बहुत अधिक होता है लेकिन वो वजन कम नहीं करते तो उनका तकलीफ कम नहीं होता है। तो बहुत सारे यंग पेशेंट्स का तो ट्रीटमेंट ये है कि आप वजन कम करेंगे। तो डेफिनेटली वजन का हमारी घुटनों के दर्द से सीधा सीधा संबंध है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा आपको मैथमेटिक्स बताता हूं। हमारे शरीर का जो वजन है ना,
उसका 5 से 6 गुना लोड हमारे घुटने पे आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वजन सिर्फ 10 किलो अधिक है, तो इमेजिन करिए 10 इंटू 5 मतलब 50, या 10 इंटू 6 मतलब 60। तो आप हमेशा 50 या 60 किलो वजन एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं, अपने घुटनों पे एक्स्ट्रा लोड डाल रहे हैं, और ये कई साल तक करेंगे तो आपका घुटना कितना वजन सहन करेगा, उसका कितना डैमेज हो सकता है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो अगर आपको अपने घुटने के लिए कुछ करना है, तो हमने देखा कि पैदल चलना अच्छा है, वैसे ही वजन कम करना बहुत अच्छा है। आमतौर पे वजन कितना होना चाहिए, इसका मोटा मोटी आपको एक तरीका बताता हूं। हाइट इन सेंटीमीटर्स, तो आपकी हाइट सेंटीमीटर्स में नापिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी हाइट है 163 सेंटीमीटर है ना, तो हाइट इन सेंटीमीटर्स माइनस 100 इज योर आइडियल बॉडी वेट। तो अगर आपकी ऊंचाई 163 सेंटीमीटर, तो आपका वजन होना चाहिए 63 किलो के आसपास, मतलब 163 माइनस 100 इज इक्वल टू 63। थोड़ा 5-10 किलो कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वजन कम करने से आपके घुटनों में बहुत फायदा होगा। और क्या सवाल है पिनल? ओके, नी रिप्लेसमेंट के बारे में बहुत सारे भ्रम हैं। हाँ, पहला ये है कि बहुत पेनफुल प्रोसीजर है, बहुत दर्द। ओके, साइंस में बहुत प्रगति हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 20वीं शताब्दी का सबसे सक्सेसफुल ऑपरेशन कौन सा, ऐसा एक सर्वे किया गया, तो पाया गया कि हिप रिप्लेसमेंट और नी रिप्लेसमेंट सबसे सफल वैज्ञानिक शोध, यानी सबसे सफल ऑपरेशन, ऐसा पाया गया। दुनिया में सबसे ज्यादा कॉमन ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन कोई होता होगा तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। कुछ साल पहले लोगों को बहुत दर्द होता था, लेकिन एनेस्थीसिया में इतने डेवलपमेंट्स हुए हैं, अभी हम इतने अच्छे समझ पाते हैं। पिछले 40-45 साल से लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे पास बहुत सारी जानकारी, इसमें बहुत सारी जानकारी एनेस्थीसिया और पेन कंट्रोल के बारे में। तो सर्जिकल टेक्निक हमारी इंप्रूव हुई है। जैसे हम पहले बड़े चीरे में से ऑपरेशन करते थे, अभी छोटे चीरे में से करते हैं। 10-12 सेंटीमीटर से बड़ा चीरा बहुत कम लगता है। जैसे आपकी ऊंचाई ज्यादा, बहुत मोटे तो शायद बड़ा चीरा लगता है। एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए 10-12 सेंटीमीटर चीरे से ऑपरेशन, छोटे चीरे में से ऑपरेशन कर रहे हैं, कम से कम डैमेज करके ऑपरेशन कर रहे हैं, जल्दी जल्दी ऑपरेशन हो रहा है। मतलब हमको ऑपरेशन में एक घंटे से ज्यादा समय नहीं लगता है आमतौर पे, कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड में ज्यादा समय लगता है, तो ऑपरेशन जल्दी हो रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास एनेस्थीसिया की इतने सारे टेक्निक्स है, जैसे हम दर्द कम करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे कई पेशेंट्स है, उनको महसूस ही नहीं होता कि उनका ऑपरेशन हुआ है। इसमें दो प्रकार की जानकारी आती है। एक जो आपको रिश्तेदार बताएंगे कि अरे बहुत दर्द होगा, रोते रहोगे 6 महीना, वो भी छूट है। और कई गलत और जानकारी आती है कि हम आपका जीरो पेन होएगा आपको, ये भी नहीं है। साथ ही थोड़ी बहुत खरोंच भी लगती है तो भी दर्द होता है ना, ये तो एक अच्छा ऑपरेशन है। तो ऑपरेशन के बाद थोड़ा बहुत दर्द रहेगा, लेकिन जितनी आपको अपेक्षा है उतना दर्द नहीं होगा। आप आराम से चल फिर पाए। अगले दिन में चलने लगते हैं लोग, 2 दिन में कमर पे बैठते हैं, तीसरे दिन, दूसरे दिन सीढ़ी चढ़ के, चौथे दिन घर चले आते हैं। आमतौर पर 100 में से 90 लोगों के साथ यही होता है। तो आप इतना दर्द कम हो गया, आप 10-15 दिन में आप घर के बाहर आंगन में चल फिर सकते हैं, 1 महीने में आप बाजार वगैरह जा सकते हैं। जनरली मैं लोगों को बताता हूँ कि 3 महीने में आपका दर्द इतना अच्छा रहेगा कि आप, मतलब इतना कम रहेगा कि आप बिना किसी की सहायता से बस, प्लेन, कार, ट्रेन में बैठ के सफर कर पाएंगे। आमतौर पे लोग 6 महीने में भूल जाते हैं कि उनका ऑपरेशन है। कभी कभी उनको ये भूलने में है कि ऑपरेशन हुआ है 1 साल भी लग सकता है। लेकिन आप अपना मेरे कई सारे पेशेंट्स 15 दिन में ऑफिस जाते हैं। आमतौर पे सब लोग 1 महीने के बाद अपना नॉर्मल काम कर सकते हैं। हाँ, और पूछेंगे? हाँ, ये भी डर है कि ऑपरेशन के बाद एकदम पांव जाम हो जाता है, कुछ नहीं मोड़ पाते। ये सब भ्रम है। ऑपरेशन के बाद बहुत अच्छे से, अभी हम दर्द अच्छे कंट्रोल कर पाए ना, तो दर्द अच्छा कंट्रोल करने की वजह से हमारे पेशेंट्स का दर्द बहुत कम रहता है। तो दर्द कम रहता है तो पांव पूरा मोड़ पाते हैं। एक्चुअली इसमें और एक जानकारी देना चाहिए कि ऑपरेशन के बाद ना, वो जख्म गीला है तब तक ही लचीला है। तो जब तक दर्द है तब तक, जख्म गीला तब तक दर्द होगा ना, तो तब तक ही पांव को मोड़ेंगे तो ज्यादा लचीला रहे, पांव पूरा मोड़ेगा। थोड़ा बहुत दर्द होगा, लेकिन हमारे सब पेशेंट्स के हमने देखा है कि अभी तो हमारे बहुत सारे पेशेंट्स को 150 मोड़ भी आ रहा है। निसर्ग हमको देता है 150 मोड़, और इस ऑपरेशन के बाद भी हम आपको 150 का मोड़ दे सकते हैं। मैं या मेरे जैसे अच्छे डॉक्टर्स या जो ट्रेन डॉक्टर्स हैं, उनके हाथ से ऑपरेशन करने से बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन हो गया। अभी तो बहुत कॉमन हो गया है, मतलब दुनिया का सबसे कॉमन ऑपरेशन है। और जो ये भ्रम है कि मेरे पांव बिल्कुल जाम हो जाएंगे, मुड़ेगा नहीं, 6 महीने बेड पर रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों के मन में ये भ्रम होता है कि डॉक्टर साहब मेरा करने वाला कोई नहीं, 6 महीने में कैसे कम करूंगी या करूंगा। तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ऑपरेशन के अगले दिन आप बिना किसी की सहायता के, वॉकर की सहायता से आराम से चल पाएंगे, कमर पे बैठ पाएंगे। आपको ऐसी आवश्यकता नहीं कि कोई आपको हाथ में पानी ला के दे। अगर आपके पास उपलब्ध है मदद करने वाला परिवार, तो बहुत ही लकी हैं आप। अगर आपके पास परिवार नहीं है तो भी चिंता मत करिए। आप इतना दुख में नहीं रहेंगे, इतना दर्द नहीं रहेंगे कि आप अपना काम नहीं कर पाएंगे। आप घर जाके 7 दिन में अपने लिए चाय बना सकते हैं, 1 महीने अपने लिए खाना बना सकते हैं, बहुत दर्द नहीं रहता है। पिनल, मैं आपको इंटरप्ट करता हूं, यहाँ पे एक सवाल है। मानव जोशी वो जानना चाहते हैं कि ऑस्टियो आर्थराइटिस और रोमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या तकलीफ है।
हेलो मानव, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। तो हमने शुरुआत में ये प्रश्न के बारे में थोड़ा चर्चा किया था। घुटनों का घिसाव होने के कई कारण होते हैं। एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी उम्र के हिसाब से होने वाला घिसाव, जो कई साल तक इस्तेमाल कर करके घुटनों का गद्दा घिस जाता है, उसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। उसी तरह घुटनों का नुकसान या घुटनों का आर्थराइटिस होने का और एक प्रमुख कारण जो है रोमेटॉइड आर्थराइटिस। रोमेटॉइड आर्थराइटिस एक आनुवंशिक बीमारी है। हमारे शरीर में एक रोग प्रतिकार शक्ति होती है। रोग प्रतिकार शक्ति का काम होता है बाहर से आने वाले बैक्टीरिया के ऊपर हमला करना। लेकिन कभी कभी ये रोग प्रतिकार शक्ति ना हमारे शरीर के अवयवों के ऊपर हमला करती है। उनको लगता है कि हमारे घुटने के कार्टिलेज में जो प्रोटीन है ना, ये रोग प्रतिकार शक्ति को लग रहा है कि हमारे शरीर के अंदर जो घुटने के अंदर जो कार्टिलेज है, उसके अंदर जो प्रोटीन है वो बाहर से आए हुए बैक्टीरिया है। तो बाहर से आए हुए बैक्टीरिया समझ के वो रोग प्रतिकार शक्ति ना हमारे घुटनों के ऊपर हमला करती है। तो ऐसे में उसके ऊपर बहुत सूजन आती है और सही समय पे इसका इलाज नहीं किया गया तो घुटने को पूरा नष्ट कर देती है। तो ये ऑटो इम्यून बीमारी है, इसको कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। मेरे ख्याल से आपको मैं समझाने में कामयाब रहा हूं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस उम्र के साथ होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक आनुवंशिक बीमारी है। ऑस्टियोआर्थराइटिस किसी को भी हो सकता है, स्त्रियों को, पुरुषों को। वो हम ज्यादा महिलाओं में ऑपरेशन करते हैं, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस डेफिनेटली महिलाओं में होता है, लेकिन उम्र का फर्क होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस कम उम्र की महिला में होता है, 15 से 45 साल की महिलाओं में ज्यादा होता है, और 4 महिलाओं में होता है तो एक पुरुष में होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जनरली 60 साल की उम्र के बाद होता है, कम उम्र में भी होता है, अधिक उम्र में भी हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में मेनली आपके घुटनों के ऊपर डैमेज होता है, घुटने घिस जाते हैं। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हाथ की उंगलियां और पांव के पंजे, इनके ऊपर दर्द और सूजन आता है, वहां शुरू होता है। तो ये थोड़े डिफरेंसेस है, एज है, जेंडर है और लोकेशन है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस हाथ के पंजे, पांव के पंजे में भी दर्द होगा, घुटनों में भी डैमेज होगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस प्राइमरीली घुटनों में होता है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस हाथ की उंगली में भी हो सकता है। एक थोड़ा साइंटिफिक डिटेल बताता हूं, बहुत से डॉक्टर लोग भी हैं। रोमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो जनरली ये डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट, जैसे हमारे उंगली का जो आखिरी जॉइंट है उसमें नहीं होता है, और ये अंगूठे में नहीं होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस मोस्टली अंगूठे में होता है, और ये सबसे आखिरी जो होता है उसमें भी होता है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता है, ये कुछ फर्क है। और अजय हमारे साथ एक श्रोता उपलब्ध है, थैंक यू अजय फॉर ज्वाइनिंग। वो जानना चाहते हैं कि ऑपरेशन करने का सही समय क्या है। अब मुझे लगता है बहुत अच्छा सवाल है। तो एक भ्रम है कि जब तक आप बिल्कुल, मतलब बिल्कुल ही पंगु नहीं हो जाओ, जब तक आप बेड में नहीं पड़े हो, जब तक आप बिल्कुल व्हील चेयर में नहीं पड़े, तब तक ऑपरेशन करिए, बिल्कुल गलत है। आप, अगर आपके पास अच्छे डॉक्टर, उनकी सलाह लीजिए। अगर आपके घुटने घिस गए, दवाओं से और व्यायाम से आपका फायदा नहीं हो रहा है, आप वजन कम करके भी फायदा नहीं हो रहा है, आप दवाएं लेके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि आपका समय आ गया है कि आप ऑपरेशन करा लीजिए। अगर आपका उम्र 60 के आसपास है तो आपके लिए सही है। अगर आपकी तबीयत ठीक है, आपको कोई रिस्क नहीं, तो ऑपरेशन आपने करा लेना चाहिए। और दवाइयां ज्यादा लेने से क्या फायदा, क्या नुकसान है कि दवाई लेने से दर्द थोड़ी देर के लिए कम रहेगा, लेकिन कुछ कुछ दवाओं का परिणाम जो है वो 8 घंटे रहता है, कुछ कुछ दवाइयों का परिणाम जो है वो 12 घंटे रहता है। जो 8 घंटे का परिणाम रहता है वो दवा आप दिन में 3 बार लेते हैं, जो 12 घंटे परिणाम रहता है वो दवा आप दिन में 2 बार लेते हैं। तो ये लगातार उसका परिणाम सिर्फ 10-12 घंटे तक ही रहता है, 8 घंटे तक, 12 घंटे तक। लेकिन अगर आप ये लगातार दवा लेते रहेंगे तो आपके कभी कभी पेट में अल्सर होता है, कभी कभी लिवर में, कभी किडनी में सूजन आता है। तो ये दवाइयां जो है ना, बिना साइड इफेक्ट्स के नहीं है, तो अधिक समय तक दवाइयां लेना भी आपके लिए ठीक नहीं है। अगर आपके डॉक्टर बोलते हैं कि माता जी मैंने आपको बहुत दिन तक दवा दे दिया, अभी आप दवा से ठीक नहीं हो रहा, ऑपरेशन करा लीजिए, तो आप ऑपरेशन करा लीजिए। अधिक समय तक बिना डॉक्टर की सलाह से अगर आप कंटिन्यूस दवा लेते रहेंगे तो आपका साइड इफेक्ट हो जाएगा, फिर लिवर किडनी का भी इलाज करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि अगर आपके डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि नहीं माता जी हमने ट्राई कर लिया आपके लिए, आप ऑपरेशन करा लीजिए, आपको फायदा हो तो आप करा लीजिए, डरिए मत। और कोई और क्या भ्रम होते हैं? हम्म, हाँ हाँ। तो मैं और मेरे बच्चे को सरसों का ऑयल यूज करते, तो इसे गुड और बैड? आपको अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। सरसों का तेल लगा के मालिश करने में कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल करिए। मिथ पे आते हैं, हाँ हाँ। तो एक ऐसा मिथ है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है और हाँ। 10 साल में उसे वापस करना पड़ता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, ये 20वीं शताब्दी का सबसे सक्सेसफुल ऑपरेशन कोई है, साइंटिफिक डिस्कवरी, तो वो है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। दुनिया भर में सबसे ज्यादा कॉमन होने वाले ऑर्थोपेडिक ऑपरेशंस कौन से, तो वो है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो अगर ये इतना ज्यादा हो रहा है तो ऑब्वियसली एक बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन। दूसरा एक डर होता है लोगों के मन में कि डॉक्टर साहब हम ऑपरेशन करेंगे 10 साल के बाद फिर से करना पड़ेगा। तो ये बहुत सही प्लेटफॉर्म है कि हमें जानकारी आपके साथ शेयर करें कि 10 साल के बाद हर एक आदमी का ऑपरेशन खराब नहीं होता है। इसका सक्सेस रेट अगर हम देखें 10 से 15 साल तक, तो
93-95% लोगों में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, एक 5 या 7% लोगों में कुछ तकलीफ होता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि अगर आपका नी रिप्लेसमेंट ऑपरेशन करवाया है 10 साल के बाद कराना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, आप मेरा यकीन करिए, जब मैं यूनाइटेड स्टेट्स में था मेरे टीचर के पास, तो मेरे टीचर कई साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, 45 साल से ऑपरेशन कर रहे हैं, बहुत सीनियर डॉक्टर है वो। तो मैंने उनके पास ऐसे ऐसे पेशेंट देखे जिनका ऑपरेशन होकर 45 साल 40 साल हुए थे, और वो बहुत, उनकी उम्र 105 वगैरह थी, और वो आए, वो इतने खुश थे, एक तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था, वो इतना खुश थे। और मैंने देखा कि 45 साल तक इनका ऑपरेशन चला, 105 साल की उम्र में बढ़िया छड़ी लेके एकदम बढ़िया चल रहे। तो ऐसे भी हमने लोग देखे जिनके 45-45 40-40 साल तक ऑपरेशन सक्सेसफुल रहे। तो जो ये आपके मन में डर है कि नहीं 10 साल के बाद फिर से करना पड़ेगा, बिल्कुल सही नहीं है। मैं आपको एक जानकारी बताता हूं, ये मेरा मानना है और मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूं। इसके लिए मेरे पास साइंटिफिक एग्जैक्टली कोई एविडेंस नहीं है, सायंटिफिक पुरावा माझ्याकडे नाही, पण हे बहुतांशी लोकांसाठी खरं है। तो 4 चीजें हैं जो अक्सर लोगों के काम में आती है, जो हमने देखना चाहिए। राइट पेशेंट, अगर आप सही पेशेंट है, अगर आपकी उम्र 60 साल से अधिक है, अगर आपको सच में जोड़ों का तकलीफ है, अगर आपको बाकी बीमारियां नहीं है, तो राइट पेशेंट, राइट डॉक्टर, जो डॉक्टर रेगुलरली नी रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन करते हैं, हिप रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन करते हैं, जिनको बहुत सारा अनुभव है, जिनकी बहुत सारी ट्रेनिंग हुई है। राइट पेशेंट, राइट डॉक्टर, राइट इम्प्लांट। कई बार अक्सर लोग बोलते हैं कि डॉक्टर आप हमारे ना सस्ता जोड़ लगा दीजिए और हमारा ऑपरेशन कर दीजिए, हमारी पैसे की दिक्कत है। तो ऐसे में सस्ता जोड़ लगाने से वो लाइफ कम होती है। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि जो जोड़ का हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड है, जैसे मैंने देखा कि मैंने 40-40 45-45 साल तक चले हुए जोड़ देखे। तो राइट पेशेंट, राइट डॉक्टर, राइट इम्प्लांट और राइट हॉस्पिटल, जैसे ऐसा हॉस्पिटल जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, जिनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ऐसी जगह आप ऑपरेशन करेंगे तो ऑपरेशन जिंदगी भर भी चलता है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, कोई मुझे फोन कर रहा है। ओके, सो हमने देखा कि कई बार ये जो मैं कह रहा हूं सच है। राइट पेशेंट, राइट डॉक्टर, राइट इम्प्लांट, राइट हॉस्पिटल, तो ये आपका ऑपरेशन जिंदगी भर भी चलता है। तो ऐसा नहीं कि ऑपरेशन के 10 साल के बाद करना जरूरी होता है। 95% लोगों में 10-15 साल में कुछ नहीं होता, कुछ 5% लोगों में कुछ तकलीफ होता है। और ये जो नंबर्स है ना, ये बहुत इंक्रीज हो रहे हैं। पहले जो सर्वाइवल रेट था थोड़ा और कम था, अभी और बढ़ रहा है, जैसे जैसे नए नए इम्प्लांट्स आ रहे हैं, जैसे जैसे हमारी जानकारी बढ़ रही है, जैसे जैसे हम ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं और हमारा हाथ भी साफ हो रहा है, हमारे टीचर्स ने इतना अच्छा काम किया, उन्होंने हमको सिखाया, तो हम ज्यादा अच्छा ऑपरेशन कर पा रहे हैं, कम दर्द वाला ऑपरेशन कर पा रहे हैं, छोटे चीज में ऑपरेशन कर पा रहे हैं, हमारे पेशेंट्स को ज्यादा मोल्ड आ रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर मैं कहूंगा, तो मेरे बाकी जो सीनियर डॉक्टर्स है वो मेरी राय से सहमत होंगे कि अभी हम जो है ना, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की जो टेक्नोलॉजी के गोल्डन पीरियड में चल रहे हैं। अब ये साइंस इतना ज्यादा प्रगत हो चुका है, इसमें बहुत ज्यादा और बेहतरी की उम्मीद नहीं बची, क्योंकि जो निसर्ग हमको रहता है उतना अच्छा हम कर पाने में लगभग कामयाब है। और क्या सवाल? हाँ, और एक अच्छा सवाल है कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बेनिफिशियल है क्या? तो थैंक यू, आपने सवाल पूछा। एक्चुअली मैं मॉडर्न मेडिसिन का विद्यार्थी हूँ, मॉडर्न मेडिसिन की मैंने पढ़ाई की है। होम्योपैथी एक बहुत अच्छा साइंस है, लेकिन इसके बारे में जानकारी मैं नहीं दे पाऊंगा आपको सही। होम्योपैथी हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो इनके बारे में सही हमको जानकारी दे पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस सवाल का जवाब देने में आपको सक्षम हूं, क्योंकि मेरी सच में पढ़ाई नहीं इस बारे में। और एक सवाल है कि रिकमेंडेशंस टू प्रिवेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस और लॉन्ग लाइफ ऑफ नी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। तो 2-3 चीजें हमको करना है, अपने घुटनों का ध्यान रखना है, नियमित रूप से व्यायाम करना है, जैसे खूब पैदल चलना है कम से कम 1 घंटा। अगर आपको घुटनों की तकलीफ नहीं तो आप रनिंग जॉगिंग वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको घुटनों की तकलीफ है तो वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग ये आपके लिए बहुत अच्छे व्यायाम है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग आपके लिए बहुत अच्छे व्यायाम है। नियमित रूप से कोई ना कोई एक्सरसाइज करिए, जैसे आप जिम में या तो जिम में जाइए, अगर आप बैडमिंटन खेलना है तो बैडमिंटन खेलिए। आप ना लेडीज का, अपने पड़ोस की सहेलियों का एक ग्रुप बना लीजिए कि हम लोग आपस में खेलेंगे, और फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। इस वक्त पे मुझे और एक संदेश देना है कि बहुत सारी लेडीज हमारे पास आती है, उनका कहना है कि डॉक्टर साहब मैं घर में दिन भर इतना काम करती हूँ, मुझे अलग से व्यायाम करने के लिए समय नहीं मिलता। मैं आपको बताऊं कि घर में काम करना ये आपके लिए पर्याप्त व्यायाम नहीं, उसमें रिपीटेटिव काम होते, लेकिन वो चाहिए उतनी कैलोरीज बर्न नहीं होती और मसल्स को उतनी एक्टिविटी नहीं मिलती। तो मैं चाहता हूं कि, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप घर के काम के अलावा भी घर से बाहर निकल के 1 घंटा तक कुछ ना कुछ एक्टिविटी करिए। जैसे योग करना चाहते हैं तो योग करिए, पैदल चलिए, साइकिलिंग कर सकते हैं, अभी तो लॉकडाउन में साइकिलिंग बहुत ही पॉपुलर हो गया। वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग आपके लिए बहुत अच्छा व्यायाम है। अगर आपके पास बेटा बेटी जो आपके साथ बैडमिंटन खेलते उनके साथ खेलिए, अगर नहीं तो पड़ोस में आपके कोई सहेली होंगी उनके साथ, अगर आपके दोस्त होंगे जेंट्स के लिए तो वो अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। लेकिन फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है। एक
नंबर 2, हाई एनर्जी फूड मत खाइए। अभी हमारे देश में ना मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या होने वाला है। हमारे देश में बहुत ज्यादा मोटापे की समस्या बढ़ रही है, हर घर में एक मोटा बच्चा है। तो हमको वजन कम करना है। मिठाई खाने से हमको बहुत आनंद मिलता है, लेकिन मिठाई ज्यादा नहीं खाना है, कम खाना है, क्योंकि इतनी एनर्जी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसके अलावा तेल का कम से कम इस्तेमाल करें। मैंने मेरे कार्डियोलॉजी के सीनियर हैं, उन मित्र डॉक्टर साहब हैं, उनसे मैंने सुना था कि एक व्यक्ति को एक महीने में 800 ml तेल खाना चाहिए। तो आप बहुत ज्यादा तेल मत खाइए। अपना तेल कितना खा रहे हैं, घर में कितना इस्तेमाल, ये सब लेडीज के लिए ही है कि आप देखिए घर में आप कितना तेल का इस्तेमाल करें, ज्यादा तली हुई चीजें मत खाइए। इसके अलावा क्या खा सकते हैं, हरी सब्जी, ताजे फल, जो फ्रेश चीजें, उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स नाम के पदार्थ होते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स आपको खाना है, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलते हैं। हमारे देश में वेजिटेरियंस की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन हमने देखा है विदेशों में, कई देशों में जहां पे सी फूड खाने की ज्यादा प्रैक्टिस है ना, जहां पे लोग ज्यादा सी फूड खाते हैं, जैसे जापानीज और कोरियंस, इन लोगों में बहुत अधिक उम्र तक भी जोड़ नहीं घिसते। तो लोगों का मानना है कि सी फूड में जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, इनकी वजह से भी जोड़ नहीं घिसते। तो अगर आप सी फूड खा सकते हैं तो उससे आपको फायदा होगा। इसके अलावा इंजुरीज से बचिए। अगर आपको व्यायाम करना है, कोई स्पोर्ट्स खेलना है, तो पहले प्रॉपर ट्रेनिंग करिए, मसल स्ट्रेंथन करिए, उसके बाद खेलिए। और इंजुरीज से बचें, एक्सीडेंट से बचें। और हिप रिप्लेसमेंट से अगर आपको बचना है, हिप का आर्थराइटिस नहीं होना चाहिए, तो सिकल सेल की बीमारी जिनको है वो नियमित रूप से इलाज कराए, क्राइसिस में बार बार नहीं जाए। बार बार क्राइसिस में जाते हैं तो गोले खराब होते हैं और हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। शराब का सेवन नहीं करें, ऐसे मेरी सलाह रहेगी, लेकिन हम एक स्वतंत्र देश है, हमारे जीवन के साथ क्या करना है इसका हमको पूरा अधिकार है। लेकिन अधिकार के साथ साथ जिम्मेदारी भी यह है कि शराब का सेवन करने से जैसे लीवर खराब होता है ना, वैसे कूल्हे के जोड़ खराब होते हैं, और ऐसे में आपको कूल्हे का ऑपरेशन करना पड़ सकता है। हम कई यंग लोगों के ऑपरेशन करते हैं जिन्होंने शराब के सेवन से कूल्हे खराब हो गए। तो ये भी एक सलाह रहेगी कि शराब से बचे, जिम्मेदारी से इसका सेवन करें। और पैदल चलने के बारे में मैंने बताया। फिजियोथेरेपी करना बहुत जरूरी है, घुटनों के आसपास के मांसपेशी मजबूत रखें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और क्या कर सकते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो नजदीकी डॉक्टर के पास, जैसे एमडी मेडिसिन डॉक्टर है या एमएस ऑर्थोपेडिक्स आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन है, या रूमेटोलॉजिस्ट जो वात विकार के स्पेशलिस्ट है, इनके पास जाइए। रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपका ज्यादा नुकसान करे उससे पहले आप दवा लेके रूमेटॉइड आर्थराइटिस को कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने पिछले 15-20 साल से ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देखे जो रोज रूमेटॉइड आर्थराइटिस की दवाई लेते हैं और उनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस बिल्कुल बढ़ा नहीं है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस उनका नुकसान नहीं कर पाया। तो नियमित रूप से दवा लेना है। मिसेस अनु पिल्लई, इनका एक सवाल है, माई सन इज 23 years old and is suffering from knee pain, weight is 140 kgs, डॉक्टर एडवाइस नॉट टू एक्सरसाइज। तो अब ये आपने मुझे एक गूगली सवाल पूछा है, डॉक्टर साहब ने आपको व्यायाम क्यों नहीं करने के लिए बोला, इसके बारे में नहीं बता सकता। अनु जी, अगर आप नागपुर में रहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बेटे को हमको लाके दिखाएं। लेकिन किसी भी व्यक्ति का वजन अगर 140 किलो है तो आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम। आपके बेटे के लिए नहीं, वो बहुत यंग है। लेकिन और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि वजन कम करने के लिए बहुत सारे चीजें हम कर सकते हैं। जैसे हमारे हॉस्पिटल में हम बेरियाट्रिक बलून करते हैं, जिसमें हम पेट में गुब्बारा, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं, मगर मेरे बहुत सारे पेशेंट्स को वजन कम करने के लिए मैं मेरे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट दोस्तों के पास, कलीग्स के पास भेजता हूं। तो पेट में गुब्बारा डाल के उसको बेरियाट्रिक बलून कहते हैं, वो हमेशा वो भरा रहता है तो पेट भरा लगता है, तो कम खाना खाए तो भी उनका समाधान हो जाता है। तो वो एक तरीका है। कभी कभी बहुत ज्यादा तकलीफ है तो हम लोग बेरियाट्रिक सर्जरी का भी सलाह देते हैं, लेकिन उसका एक्सपर्ट मैं नहीं हूं, कोई और डॉक्टर कर पाएंगे। तो अनुजी, शायद मुझे लगता है कि आपको मेरे सवाल का जवाब मैंने शायद सेटिस्फैक्टरी दिया है। मैं चाहता हूं कि आप किसी नजदीक के स्पेशलिस्ट को आपके बेटे को दिखाएं, और डॉक्टर साहब ने व्यायाम क्यों नहीं करने को बोला है वो हमको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। बट देन अगर आपके बेटे का वजन 140 kgs, आई थिंक डेफिनेटली नीड्स हेल्प। और एक सवाल आया है, वो पूछा था मिस्टर जोशी कि एवीएन ऑफ हिप मतलब क्या है। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा सवाल है। हम जहां रहते हैं ना, सेंट्रल इंडिया में, नागपुर के आसपास, हमारे यहाँ इतने सारे एवीएन यानी ए वैस्कुलर नेक्रोसिस। अब ए वैस्कुलर मतलब खून का दौरा नहीं होना, और नेक्रोसिस का मतलब है मृत्यु हो जाना। तो हमारे कूल्हे में बहुत कॉमनली ए वैस्कुलर नेक्रोसिस होता है। तो बहुत सारे कारण जिनकी वजह से खून का दौरा नहीं होता, कूल्हे के जो जॉइंट है, बॉल है उसको, और वो अंदर से मृत हो जाता है, उस कोशिकाएं उसकी मर जाती है। तो जब ये कूल्हे का गोला है, उसके अंदर की कोशिकाएं मर जाती है, तो अंदर वो खोखला हो जाता है और फिर वो चपटा हो जाता है। तो जब ये चपटा गोला एक स्मूथ कटोरी के ऊपर घूमता है ना, तब वो कटोरी को घिस घिस के डैमेज कर देता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। तो एवास्कुलर नेक्रोसिस मतलब कूल्हे के गोले को रक्त का दौरा नहीं होता, रक्त का प्रवाह नहीं होता, इसलिए वो निर्जीव हो जाता है। ये हिप रिप्लेसमेंट का बहुत कॉमन कारण है। इसके कॉमन कारण क्या होते हैं, एवास्कुलर नेक्रोसिस, इसको ऑस्टियोनेक्रोसिस भी कहते हैं। इसकी वजह से अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो आपका गोला खराब हो जाएगा और आपको हिप रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन करना पड़ेगा।
तो मोस्ट कॉमन कारण क्या है, जहां पे मैं काम करता हूँ सेंट्रल इंडिया में, सिकल सेल डिसीज एक बहुत कॉमन कारण है जिसकी वजह से हमको गोला चेंज करना पड़ता है। दूसरे शराब पीने से, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। तीसरे स्टीरॉइड्स का सेवन करने से। स्टीरॉइड्स तो बहुत पावरफुल दवाई है, डॉक्टर की सलाह से ही लीजिए। कभी कभी लोग ना जिम में जाने के लिए, स्टीरॉइड्स के बॉडी बनाने के लिए जिम में जाने के लिए इंजेक्शन ले लेते हैं स्टीरॉइड्स के, या कुछ पाउडर ले लेते हैं जिसमें स्टीरॉइड्स होते हैं, उससे आपके कूल्हे के गोले खराब होते हैं। हमने ऐसे 10-12 बच्चों का ऑपरेशन किया, यंग लड़कों का, जिन्होंने जिम का पाउडर लिया, उनके गोले खराब हो गए कूल्हे के। तो मुझे एक सलाह देनी है आपको कि अगर आपको सच में बॉडी बिल्डिंग करना है तो आप जाके मेहनत करिए। झटपट बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में कोई गलत पाउडर नहीं लीजिए, उससे भी आपको एवास्कुलर नेक्रोसिस होता है, एवास्कुलर नेक्रोसिस होता है। इसके अलावा कभी कभी फ्रैक्चर होता है, तो फ्रैक्चर होने से भी खून का दौरा नहीं होता, उसकी वजह से भी गोला खराब होता है। ये कॉमन कारण है जो हम देखते हैं, और कई सारे कारण है। मेरे ख्याल से आपको काफी सारे मैंने हिंट्स दे दिए, तो काफी सारी जानकारी दी है। इसके अलावा अनु जी, थैंक यू वेरी मच, आपने रिप्लाई किया। तो डॉक्टर साहब ने आपको बोला साइकिलिंग करो, साइकिलिंग प्लीज करिए। और सवाल क्या है, ऑपरेशन करने का सही समय कौन सा है? ओके, यही सवाल आप पूछना चाहते हैं? ओके ओके, तो दो बहुत अच्छे सवाल है। किसी ने टेक्निकल सवाल पूछा है कि ऑपरेशन करने का सही समय क्या है, और दूसरा क्या ऑपरेशन इसका आखिरी विकल्प है। इन दोनों का जवाब दूंगा। ऑपरेशन करने का सही समय क्या है, अगर आपकी उम्र 50-55 से अधिक है और आपने सारी तैयारियां, मतलब सारी प्रिपरेशंस, सारी प्रिकॉशंस ले ली, सारी परहेज कर लिए। फॉर एग्जांपल आपने दवाइयां ले ली, आपने वजन कम कर लिया, फिजियोथेरेपी कर लिया, कभी कभी घुटनों में इंजेक्शन देके भी दर्द कम होता है। अगर सारे प्रयत्न करके भी आपका दर्द कम नहीं हो रहा है और आपको लग रहा है कि आपकी जीवन की गतिविधियों में बाधा उत्पन्न हो रही है, जैसे आपकी उम्र का एक व्यक्ति जो सारे काम कर सकता है, अगर आप वो काम करने में असमर्थ है सिर्फ दर्द की वजह से, तो मेरे ख्याल से आपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। उनको पूछना है, डॉक्टर साहब मैं ऑपरेशन से मुझे फायदा होगा कि नहीं। तो जब कोई ट्रीटमेंट काम न करे और आपके डेली लाइफ यानी दैनिक जीवन की गतिविधियों में दर्द की वजह से बाधा उत्पन्न हो, आप अपना काम नहीं कर पाए, तो आपने ऑपरेशन के बारे में विचार करना चाहिए। और ऑपरेशन के लिए एक सवाल ये पूछा था कि सर्जरी इसका लास्ट ऑप्शन है कि हाँ। तो अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है ना, तो हम आपको बहुत दिन तक ऑपरेशन टालने की सलाह देते हैं, बहुत सारे तरीके बताते हैं, वजन कम करना, दवाइयां लेना, व्यायाम करना, ये सब। लेकिन अगर आपने ये सब कर लिया तो आखिरी विकल्प है इसका ऑपरेशन, क्योंकि अगर आप ऑपरेशन नहीं करेंगे तो आप एक जगह बैठे रहेंगे, क्योंकि आपको चलने फिरने में दर्द होगा, तो ऐसे में आपकी बहुत सारी तकलीफें बढ़ जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, क्योंकि हड्डियों पे वजन नहीं पड़े तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। दूसरे मोटापा बढ़ जाएगा, क्योंकि आप चल नहीं रहे, तो शरीर में जो हमने ऊर्जा भोजन के द्वारा ग्रहण की है, वो ऊर्जा इस्तेमाल होगी तो चर्बी के रूप में जमा हो जाएगी। कभी कभी शुगर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो ऐसे में डॉक्टर आपको बोलते हैं कि पैदल चलिए। तो ऐसे में आपने ऑपरेशन करा लेना चाहिए। तो सही कहा आपने, ऑपरेशन हमारा पहला विकल्प नहीं होता है, लास्ट विकल्प होता है। लेकिन अभी हमारे ऑपरेशन की प्रेडिक्टेबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, हमको पता है कि कौन से पेशेंट में सक्सेसफुल ऑपरेशन होगा, तो हम बहुत देर नहीं रुक के भी, अगर योग्य व्यक्ति है तो उनको बोलते हैं कि आप ऑपरेशन करा लीजिए, आपको फायदा होगा, और लोग ऑपरेशन करा रहे हैं आजकल। और एक सवाल बहुत अच्छा पूछा है कि इज इट द राइट टाइम टू गेट सर्जरी इन कोविड सिचुएशन। तो जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं उसमें ऐसा हमको बताया गया कि अगर आपके यहाँ पैंडेमिक सिचुएशन नहीं तो आप ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ नागपुर में कोविड की केसेस अभी कंट्रोल में आ गई, बहुत कम हो गई है, तो हम रेगुलरली ऑपरेशंस कर रहे हैं। और जब कोविड था तब भी, जब हिप जॉइंट का फ्रैक्चर हुआ था कुछ पेशेंट्स के लिए, तो हमने तब उनके कोविड सिचुएशन में भी हिप रिप्लेसमेंट की, लेकिन वो इमरजेंसी सर्जरी थी, वो पेशेंट रोक नहीं सकते थे। लेकिन अभी हमारे यहाँ केसेस कम है, तो यदि आपके यहाँ कोविड के केसेस कम है, अगर आपको बहुत रिस्क नहीं है, तो आपके डॉक्टर की सलाह लीजिए। हम कोविड की सिचुएशन में भी जब हमारे यहाँ केसेस कम है, तो ऑपरेशन रेगुलरली कर रहे हैं और नियमित रूप से कर रहे हैं। लेकिन हमको सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। जैसे मैं 3-4 चीजें आपको बताऊंगा। मास्क का हमेशा इस्तेमाल करिए। जैसे मैं इस रूम में अकेला हूं और जो मेरी टीम है वो मेरे से बहुत दूर है, उन्होंने सबने मास्क पहना हुआ है। उसके अलावा मास्क का इस्तेमाल करिए, हाथों को धोइए, और फिजिकल डिस्टेंसिंग मतलब एक सुरक्षित अंतर रखिए, और आवश्यक न हो तो घर के बाहर ना निकलिए। घर के बाहर नहीं निकलिए, लोगों से मेलजोल नहीं करें। आपके पास फोन है, व्हाट्सएप है, इससे अपने दोस्तों से खैरियत पूछते रहिए, लोगों से मत मिलिए। आवश्यक नहीं होगा तो बहुत घर से बाहर निकल के शॉपिंग वगैरह मत करिए। और बाकी सलाह जो आपको अधिकारियों से आधिकारिक रूप से मिल रही है उसका पालन करिए। और अनुपिले जी और एक सवाल पूछना आती है, कैन यू रिकमेंड डॉक्टर फॉर रूमेटिक माय मदर। तो मैं चाहता हूं कि आप ना एक नजदीकी डॉक्टर को दिखाइए। मुझे पता नहीं आप कहाँ रहते हैं, अगर आप हमारे अस्पताल के आसपास है नागपुर में, तो आप प्लीज हमारे यहाँ आइए, हम आपको सलाह देंगे। बट हमारे यहाँ बहुत से डॉक्टर जो आपकी 73 ईयर ओल्ड मदर को हेल्प कर सकते हैं।
और आप हमारे आएंगे तो हम आपको मदद करेंगे, या आपके घर के नजदीक कोई भी डॉक्टर है एमडी मेडिसिन या ऑर्थोपेडिक्स, तो उनसे आप डेफिनेटली सलाह ले सकते हैं। अनुज जी, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत सारे सवाल हमको पूछे और हमको अच्छा लगता है जब हम चर्चा करते हैं ना। एक भाषण देना तो बहुत कॉमन है, लेकिन जब आप सवाल पूछते हो हम जवाब देते तो हमको लगता है कि चलो कोई सुन रहा है, किसी का फायदा हो रहा है। सचिन बोपचे जी, थैंक यू वेरी मच, आपने सवाल पूछा। हिप रिप्लेसमेंट के बाद साइकिलिंग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। ऑपरेटेड साइड पे सो सकते हैं क्या? 1.5 महीने के बाद बिल्कुल सो सकते हैं। अभी तो नए नए टेक्निक्स आ गए कि लोग ऑपरेशन के तुरंत बाद भी साइड पे आपको सोने की सलाह देते हैं। उल्टा स्लीपिंग कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ना, अगर आपका हिप रिप्लेसमेंट हुआ तो आप अपने डॉक्टर साहब सलाह लीजिए, उन्होंने कौन से अप्रोच से आपका ऑपरेशन किया है और कौन सी मसल्स को काट के आपका ऑपरेशन किया है, उसके हिसाब से तय होता है कि आपको कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं। लेकिन एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट में आपको बताता हूं, मोटा मोटी 1 महीने 1.5 महीने के बाद आप सारी गतिविधियां कर सकते हैं। और सलाह आपके डॉक्टर साहब की जिन्होंने आपका ऑपरेशन किया उनसे सलाह लेंगे तो आपको सही सही जानकारी दे पाएंगे। बेस्ट हिप इम्प्लांट कौन सा है? बेस्ट हिप इम्प्लांट वो है जिसका हमको ट्रैक रिकॉर्ड पता है, जो इम्प्लांट पिछले कई साल से लोग कर रहे हैं। तो मुझे ना और एक चीज बोलना है, मैं आई एम वेरी प्राउड टू बी इंडियन, मुझे अपने भारतीय होने पे बहुत गर्व है। कुछ कुछ चीजें हैं जो हम दुनिया में सबसे अच्छे करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ के डॉक्टर्स दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर्स में से एक है। हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी दुनिया के सबसे अच्छे स्पेस टेक्नोलॉजी में से है। विदेशों से लोग हमारे देश में सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए हमारे पास भेजते हैं, और बहुत सी चीजों में हम अच्छे। लेकिन ऐसा मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं गलत हो सकता हूं, मेरे बाकी ऑर्थोपेडिक सीनियर्स और कलीग्स इसके बारे में भी अपनी राय दे सकते हैं, कि हम अभी भी अपने देश में जो स्पेशली हिप और नी रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट्स है, इतने अच्छे अभी तक नहीं बना पा रहे, शायद मैं गलत होता हूं। तो अभी भी हमारे पास जो विदेशी इम्प्लांट्स है ना, वो हमारे स्टैंडर्ड है, वो बहुत अच्छा चलते हैं। जैसे मैंने बताया 40-45 साल भी चल रहे हैं, तो अभी भी हम रिकमेंड करते हैं कि विदेशी इम्प्लांट यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन कौन सा इम्प्लांट बेस्ट है वो बताना मेरे लिए उचित नहीं रहेगा, लेकिन आपके डॉक्टर से आप डिस्कस करते हैं। डॉक्टर साहब हमको बताइए कि जो इम्प्लांट आप यूज कर रहे हैं ये कितना अच्छा है, इसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। उसके अलावा नए नए बेरिंग आ गए स्पेशली हिप में, जैसे मेटल ऑन पॉलीथिलीन हम कर सकते हैं, वो कॉमन ऑपरेशन था। तो अभी हमने और एक रिसर्च पेपर किया था अमेरिका में, जो हमने पब्लिश भी किया था, कि हाईली क्रॉसलिंक पॉलीथिन अब आ गया है। हाईली क्रॉसलिंक पॉलीथिन बहुत ज्यादा चलता है, इसका घिसने का रेट बहुत कम होता है। फिर पॉलीथिलीन की जगह फिर वो जो गोला है धातु का होता है, तो सिरामिक का होता है। सिरामिक का गोला इससे भी अच्छा है, वो बिल्कुल कम घिसता है। तो सिरामिक और पॉलीथिलीन और भी अच्छा है, सिरामिक और हाईली क्रॉस पॉलीथिलीन और भी अच्छा है। और कभी कभी हम सिरामिक और सिरामिक जोड़ भी कर सकते हैं, जो बहुत अच्छा जोड़ माना जाता है। ठीक है, तो ये सब भी आप कर सकते हैं। लेकिन मेरी ये उम्र के हिसाब से हम देखते हैं, जैसे पेशेंट यंग है तो हम सिरामिक का इस्तेमाल करते हैं, पेशेंट की उम्र अधिक है तो हम उनको बोलते हैं कि आप मेटल पॉलीथिलीन भी कर सकते हैं। इसकी सलाह आपको आपके डॉक्टर देंगे, और पेशेंट की उम्र और एक्टिविटी के हिसाब से डॉक्टर आपको जानकारी देते हैं। मितन मोहता जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। पेशेंट की उम्र 83 है और वजन 115 है, विद सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस है। एडवाइज्ड नॉट टू गो फॉर टीकेआर बिकॉज स्टिचेस मे नॉट हील। बिल्कुल सही कहा आपके डॉक्टर ने। जिनको ओबेसिटी ज्यादा होता है ना, आपकी माता जी का आपने उम्र तो बताया, लेकिन ऊंचाई कितना नहीं बताया। तो बॉडी मास इंडेक्स ना, वो हाइट और वेट का प्रोपोर्शन होता है। तो अगर माता जी का ऊंचाई ज्यादा है तो उनका बीएमआई कम होगा, लेकिन हमारे देश में लेडीज की एवरेज हाइट कम होती है। तो मुझे लगता है कि आपकी माता जी का अगर बीएमआई ज्यादा है ना, तो बॉडी मास इंडेक्स इज वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो अगर बॉडी मास इंडेक्स 35 से 40 ज्यादा है, तो डॉक्टर साहब ने आपको सही बताया, उनके कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो मैं सलाह दूंगा कि आप उनका वजन कम करने के लिए डॉक्टर साहब की सलाह लें, और फिर ऑपरेशन के बारे में सोचेंगे। मितिन मोहता जी और एक पूछते हैं, कैन टीकेआर पेशेंट्स हैव 5.3? मितिन जी, ये सवाल मुझे समझ नहीं आया। पंकज, मेरे मित्र पंकज बोकड़े ज्वाइन हुए, थैंक यू वेरी मच पंकज। आपके कोऑपरेशन से और आपकी सहायता से हम हमेशा अच्छा काम करेंगे, ऐसे हम आपको आश्वासन देते हैं। थैंक यू पंकज। आई थिंक देयर आर नो मोर क्वेश्चंस। शुड वी कॉल इट अ डे? धन्यवाद आप सबका। आप सबने हमारे साथ आप इस कार्यक्रम में सहभागी हुए। अनु जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू आप सब लोग हमारे साथ ज्वाइन हुए और आपने अपना कीमती समय हमारे साथ दिया। हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी हम आपके साथ ऐसे ही एक संवाद या इंटरेक्शन करेंगे, जिससे हम एक दूसरे को जानकारी दे सकें। और यदि आपको हमसे और कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और हमारे हॉस्पिटल का स्टाफ आपको संपर्क करेगा, आप उनके पास भी अपने सवाल दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, थैंक्स।